नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। उम्मीद है सीरियल्स की जो वीडियो की सीरियल्स हैं, श्रृंखलाएं हैं, वो आपको अच्छी लग रही होंगी, आपके काम आ रही होंगी और आप सभी उसका फायदा उठा रहे होंगे। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और शब्द विचार के अगले हिस्से यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि मेरा उत्साह बना रहे और आपके उत्साह को, आपके काम को आगे बढ़ाने, आपकी पढ़ाई में सहयोग देने के लिए मैं इसी प्रकार से आगे आती रहूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, जो पिछली श्रृंखला थी हमारी, उसमें हमने शब्द भेद और शब्द विचार की चर्चा की थी, जहां हमने देखा था कि शब्द हैं क्या, किस प्रकार के शब्दों में शब्दों पर व्याकरण और भाषा विचार करते हैं, जिन्हें शब्दकोश में रखा जाता है। इन शब्दों को हिंदी भाषा में ये जो शब्द हैं, ये हमें इनके प्राप्ति के क्या क्या आधार हैं, ये शब्द हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसके भेद के क्या क्या आधार हैं। तब हमने वहां देखा था कि मुख्यतया इसके 4 आधार हैं। पहला, उत्पत्ति या स्रोत का आधार। दूसरा, बनावट या रचना का आधार, कि शब्दों को किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे उनका निर्माण किया जाता है, यानी जो शब्द हमारे पास पहले से हैं उन शब्दों से और अधिक नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। तीसरा था हमारा, ये जो शब्द हमारे पास हैं उनके अर्थों के आधार पर उन्हें कैसे कैसे वर्गीकृत करके रखा गया है। और चौथा था व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। आज हम उसी में से एक उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करेंगे। उत्पत्ति या स्रोत, हम सभी जानते हैं उत्पत्ति यानी जन्म लेना, स्रोत यानी सोर्स, जहां से हमें शब्द प्राप्त होते हैं। जब हिंदी भाषा की बात करें तो यहाँ जो इसके शब्द हैं वो उत्पन्न होने यानी यहाँ जन्म लेने, बनने के साथ साथ, चूंकि भारत का संबंध विदेशी आक्रमणों से रहा है, तो बहुत सारे सोर्स भी हमारे पास ऐसे आए, ऐसे स्रोत आए हमारे पास, जिसके माध्यम से भी हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हुई और वे शब्द हमारी भाषा का हिस्सा बन गए। इस आधार पर बात करें तो शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत, ओरिजिन और सोर्स के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। हमें शब्द कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे हमारी भाषा में आए, इस आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 होते हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। और चौथा, विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 प्रकार के शब्द हमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द, ये नाम जो हमारा है तत्सम, इसके बनने का कारण तत् सम, ठीक है ना। तत् का अर्थ होता है उसके या उसी, ठीक है, और सम प्रकार, उसी प्रकार। किस प्रकार? तब हमें हिंदी भाषा के जन्म पर ध्यान देना होगा कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। जब हिंदी भाषा के उद्भव की बात करेंगे तो हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। हम कहते हैं संस्कृत हिंदी की जननी है। और जननी की बात जब होती है, जो हमारे माता पिता, हमारे जनक होते हैं, तो उनके गुण हमारे अंदर समाहित होने लाजमी है, जरूरी है, होते ही होते हैं। अगर भाषा की बात करें तो जैसे हमारे माता पिता के रूप, रंग, आकार, बोली, कार्य हमारे अंदर दिखाई देते, हमारे गुणों में परिलक्षित होते, हमारे रूप में दिखते हैं। भाषा में क्या दिखेगा? उसकी जननी का, तो उसकी जननी के शब्द दिखेंगे। इसीलिए हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द दिखाई देते हैं, क्योंकि हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है। हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है। तो तत्, उसके या उसी, सम प्रकार, यानी संस्कृत के शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? संस्कृत के शब्द जो उसी रूप में, अपने
वास्तविक स्वरूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द जो उसी रूप में, अपने उसी प्रकार में, जिस प्रकार में वो हैं, वास्तविक प्रकार, संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग होते हैं, उसी रूप में, बिना किसी परिवर्तन के, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और बहुत ज़्यादा संख्या में इन शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं जैसे अग्नि, रात्रि, चंद्र, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं जो उसी रूप में, उसी प्रकार से हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। दुग्ध, है ना, दुग्ध, आम्र, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। ग्राम, भ्रातृ, इन सब के हिंदी रूप हमारे पास उपलब्ध होते हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं और उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं। ये कहलाते हैं तत्सम शब्द। अग्नि, रात्रि, चंद्र, दुग्ध, आम्र, ग्राम, भ्रातृ इत्यादि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात करते हैं तद्भव। तद्भव, यह भी नाम हमें स्पष्ट करता है इसके रूप को। तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बना है तत् जोड़ भव से। भव का अर्थ होता है जन्म लेना। तद्भव, ठीक है ना, भव का अर्थ होता है जन्म लेना, तत् का अर्थ होता है उससे या उसके। ठीक है ना, तद का अर्थ होता है उससे, और भव जन्म लेना। भव का अर्थ होता है जन्म लेना। किससे जन्म लेना? यानी जिन शब्दों का जन्म संस्कृत से हुआ है, संस्कृत के रूप में थोड़ा परिवर्तन करके जिन शब्दों का नया रूप बन गया है, वे हिंदी के शब्द कहलाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं तद्भव यानी हिंदी के शब्द। तद्भव हिंदी के शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर नए शब्द बन गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अश्रु से आंसू बन गया, अश्रु का आंसू हो गया। अग्नि का आग हो गया। रात्रि का रात हो गया। चंद्र का चांद हो गया। दुग्ध दूध में परिवर्तित हो गया। आम्र से हमने आम शब्द बना लिया। ग्राम से गांव बन गया। मुख से मुह बन गया। भ्रातृ से भाई, है ना। ये सब संस्कृत के शब्दों में थोड़ा रूपांतरण किया गया है और इन्होंने नए शब्दों का रूप ले लिया और ये कहलाए क्या? तद्भव शब्द, यानी उससे जन्म लेने वाले। संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके जिन शब्दों का निर्माण हो गया, वे क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। तो हम कह सकते हैं तत्सम यानी संस्कृत के शब्द और तद्भव कौन से हो गए? तद्भव क्या हो गए? हिंदी के शब्द। संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके जिन शब्दों का निर्माण हमने किया, वे तद्भव कहलाने लगे। तो ये दो तरीके हुए हिंदी भाषा में शब्द प्राप्त करने के। स्रोत हो रहे हैं, ये उत्पत्ति हो रही है और स्रोत हो रहे हैं। अगला हमारा जो स्रोत है वो है देशज शब्द। हिंदी के इस क्षेत्र विस्तार में, हिंदी के इस विस्तृत क्षेत्र में कई बोलियां और उपभाषाएं, है ना, कई बोलियां, भाषाएं और उपभाषाएं जो हिंदी की
उपभाषाएं कही जाती हैं, उसकी बोलियां कही जाती हैं, वे बोली जाती हैं। और जब इन उपभाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है तो चूंकि हिंदी इनकी जननी हो गई, हिंदी इनकी मुख्य भाषा हो गई, तो उसके शब्दों को भी हिंदी ने अपनी भाषा में स्थान दिया है। देशज यानी देश में जन्म लेने वाले, ठीक है ना, देशज यानी देश में जन्म लेने वाले। वैसे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों या उपभाषाओं के शब्द, हिंदी की क्षेत्रीय बोलियों या उपभाषा के शब्द, जैसे हिंदी भाषा में स्थान दिया गया, उन्हें हमने क्या कहा? देशज शब्द कहा। हिंदी की क्षेत्रीय बोलियों और उपभाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हमने क्या कहा? देशज शब्द कहा। और इन शब्दों को भी हिंदी भाषा में स्थान दिया गया, भाषा में इन शब्दों को स्थान दिया गया। कारण हमेशा हम इस बात को ध्यान देखेंगे कि शब्द भंडार का विकसित होना भाषा के सशक्त होने, उसके समृद्ध होने और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना ज़्यादा होगा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और भाषा का तो काम ही है अभिव्यक्ति करना, तो जितनी ताकतवर अभिव्यक्ति होगी भाषा उतनी सशक्त, उतनी समर्थ हो जाएगी। तो देशज शब्दों की बात करें तो यहाँ पर लोटा, थैला, डिबिया, है ना, लोटा, थैला, डिबिया, खटिया, ये शब्द हैं जो कि पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी, खिचड़ी, ये सभी क्षेत्रीय बोलियों और उपभाषाओं के शब्द हैं जिन्हें हिंदी में स्थान दिया गया, हिंदी भाषा में स्थान दिया गया है। फुनगी इत्यादि, ठीक है ना, ये शब्द हैं क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं के जिन्हें हिंदी भाषा में स्थान दिया गया है, इनका प्रयोग किया जाता है। यानी जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा होती है, पतली सबसे ऊंची शाखा होती है, उसे हम कहते हैं फुनगी। ये क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में आया है। तो एक और रूप हो गया हिंदी भाषा को सशक्त बनाने के लिए, उसके शब्द भंडार को विकसित करने वाला एक और हिस्सा। अब बात करते हैं विदेशज शब्दों की। विदेश दूसरा देश, जन्म लेना, यानी विदेश में जन्म लेने वाले शब्द जो अब हमारी भाषा का भी हिस्सा हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। और इन्होंने से, इनके प्रयोग से भी, इनको आत्मसात करके भी हिंदी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाया है। इन विदेशज शब्दों ने हमारी भाषा में स्थान लिया है। और विदेशज शब्दों की बात करें तो हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लंबे समय तक भारत ने विदेशी शासन को झेला है, उनके साथ एक रस्ता का जीवन जिया, आपस में संस्कृतियां घुल मिल गई, भाषा मिली और भाषा के शब्द भी मिल गए। तो इस तरह से विदेशी भाषा के शब्दों ने हिंदी भाषा में स्थान लिया, उन्हें भी महत्व दिया गया ताकि भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ा सके, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में समर्थ हो सके। यही कारण है, अगर कोई हमसे कहे कि क्यों हमने विदेशी भाषाओं को अपनी भाषा में, विदेशी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में स्थान दिया है, तो इसका सबसे बड़ा और ताकतवर कारण, सशक्त कारण हम ये कह सकते हैं कि हिंदी हमेशा से अपनी अभिव्यक्ति को सुंदर और विस्तृत बनाना चाहती है, समर्थ बनाना चाहती है, क्योंकि भाषा का काम ही अभिव्यक्ति करना है। तो इस कारण हिंदी ने लचीला रूप अपनाया है, वह बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है, वह लचीली भाषा हो गई है और अपने आप को उसने थोड़ा परिवर्तित किया है ताकि अभिव्यक्ति और ज़्यादा सशक्त हो सके। अगर भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगी, भाषा के माध्यम से हम नहीं कर पाएंगे, तो वह उस भाषा की कमजोरी मानी जाएगी। और हिंदी अपनी इस कमजोरी, अपने सामर्थ्य में इस कमजोरी को नहीं लाने देना चाहती, इसलिए विदेशी शब्दों को भी स्थान दिया गया।
तो विदेशी भाषाओं के शब्द जिन्होंने हिंदी भाषा में स्थान लिया, विदेशी भाषाओं के शब्द जिन्होंने हिंदी भाषा में स्थान लिया। तो इनमें से ज़्यादातर शब्द हमारे बोलचाल में ऐसे घुल मिल गए कि मैंने आपसे पहले भी कहा था अपने पुरानी वीडियो में भी कि हमें पता ही नहीं चलता। सब्जी, कागज़, कलम, ईमान, खुश, बू, है ना, ये सारे शब्द ऐसे आ गए हैं, खमीज़, सारे ऐसे जुड़ गए हैं हमसे कि अंतर ही नहीं पता चलता कि हमारी भाषा से संबंधित हैं भी या नहीं। ठीक है ना। इनमें ज़्यादातर शब्दों में हमें अरबी के शब्द मिलते हैं, तुर्की के शब्द मिलते हैं, फारसी के शब्द मिलते हैं और अंग्रेजी के शब्द हमें यहाँ पर विदेशी शब्दों के रूप में मिलते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। जैसे अमीर, ठीक है ना, अमीर ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है। अमीर, आईना, ईमान, कमीज, डॉक्टर, ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है, ये सब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, कालीन, कालीन जैसे तुर्की भाषा का शब्द है जो हमारी भाषा में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आईना, शख्स, गिरह, तमाशा, जब हम यहाँ लिखेंगे तब हमें पता चलता है कि ये विदेशी शब्द हैं, ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है। प्रयोग के दौरान हमें कभी भी इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है। जिगर इत्यादि ये सभी ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा के शब्द हैं और अब हमारी भाषा में इन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया। कलक, है ना, रेल, टिकट, रेल, टिकट ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है, लेकिन भाषा में इन्हें हमने स्थान दिया है, तो इनका महत्व ही बढ़ जाता है भाषा को अभिव्यक्त करने में। रेल अंग्रेजी का, टिकट भी अंग्रेजी का, अमीर, आईना, ईमान, कमीज, डॉक्टर, कालीन, गिरह, तमाशा, जिगर ये सब विदेशी शब्द हैं जिनका प्रयोग कर हम अपनी भाषा को सशक्त करते हैं, साथ ही साथ अपनी अभिव्यक्ति को भी मजबूत करते हैं, अभिव्यक्ति क्षमता को भी बढ़ा लेते हैं। अब इन सब के अलावा कभी कभी आपको इसका एक पांचवा भेद दिखाई देगा जहां अन्य शब्द या संकर शब्द लिखा रहता है। ठीक है ना, ये शंकर नहीं होता, संकर, अन्य शब्द या संकर शब्द आपको दिखाई देंगे। परंतु अन्य शब्द या संकर शब्द उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद नहीं होते, क्योंकि संकर शब्द वैसे शब्द होते हैं जब दो भाषा के शब्दों को मिलाकर हम एक नया शब्द बना लेते हैं। ये जो मेल होता है ना, दो भाषाओं के शब्दों का जो मेल होता है, यही मेल संकर कहलाता है। तो ऐसे संकर शब्द हमें मिलेंगे, परंतु हमें वहां पता होता है कि ये दोनों किस किस स्रोत के शब्द हैं, इसलिए इसे हम भेद में तो स्थान नहीं दे सकते, परंतु हाँ इन्हें जानना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे हमने लिखा टिकट घर, ठीक है ना, टिकट घर, तो यहां टिकट अंग्रेजी का शब्द हो गया और घर हिंदी का शब्द हो गया। तो दो अलग विजातीय भाषाओं के शब्दों को, यानी दूसरे भाषाओं के शब्दों को हमने यहां जोड़कर एक नया शब्द बना लिया। जब ऐसे शब्दों का हम निर्माण करते हैं तब उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं, तब उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। टिकट घर लिख लिया, उसके बाद जैसे और हम बना सकते रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी हिंदी का शब्द, दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं और वह बन गया रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हम और लिख सकते हैं जांचकर्ता, जांचकर्ता, तो यहां जांच हिंदी का शब्द है और कर्ता संस्कृत का शब्द है। इन दोनों से मिलाकर हमने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया जांचकर्ता, यह संकर शब्द हो गया।
तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। अगर किसी परीक्षा में आपसे ये पूछा जाता है तो आप इसे जाने, आपके लिए यह बेहतर होगा, ताकि आप स्पष्ट हो सकें, अपनी बातों को सही तरीके से रख सकें, उत्तर देने में आपको सुविधा हो। एक और शब्द मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे बेढंगा, ठीक है ना। तो ये बे फारसी का शब्द है और ये ढंगा क्षेत्रीय बोली का, बेढंगा या बेढंग, तो ये भी एक संकर शब्द है। ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो आज की कुल मिलाकर बातों को हम देखें तो हमने देखा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किसी भी भाषा के अभिव्यक्ति क्षमता को ताकतवर बनाने के लिए, भाषा के समृद्ध होने के लिए उसका एक विकसित शब्द भंडार जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से स्रोत होते हैं जो हमारे शब्द भंडार को विकसित करते हैं? तो हमारे लिए उसके पास तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं और विदेशज शब्द हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द, संस्कृत के शब्द, क्योंकि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, तो उस भाषा के शब्द जो हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसी रूप में उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के उन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, यानी उससे जो शब्द जन्म लेते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों में बोले जाने वाले शब्द जो भाषा में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आने वाले शब्दों को हम विदेशज शब्द के नाम से अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं। और इसके साथ साथ एक और तरीका शब्द निर्माण का, वह है संकर शब्द, जहां हम 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो ये उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमारा शब्द भेद था। उम्मीद करती हूँ कि आगे आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। जितने सारे उदाहरणों के साथ मैंने स्पष्ट किया है, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।